स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। वर्ल्ड्स बिगेस्ट जेल ब्रेक, जिसको इम्पॉसिबल एस्केप भी कहा जाता है, जिसे अंजाम दिया था यूएस और मेक्सिको के मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड एल चापो ने। वो एल चापो जिसे फोर्ब्स मैगजीन ने एक समय पर दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में शुमार किया था, उसका नाम उस लिस्ट में डाला था। वो एल चापो जिसने 5 कॉन्टिनेंट में 50 देशों में अपना दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग नेटवर्क जो था उसको इस्टेब्लिश किया था। कैसे आखिर इस एल चापो को पकड़ा जाता है, पकड़ के दुनिया के सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन एंटीप्लानो जेल में डाला जाता है, लेकिन आखिर कैसे सडनली एक दिन वो उस जेल से गायब हो गया। तो ये आज आपको पूरा एपिसोड इस केस के बारे में बताने वाले हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा। अपने राय जो है, व्यू पॉइंट जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1957 से। मैक्सिको के सिनालोआ में एक लड़के का जन्म होता है, एक किसान परिवार में। नाम रखा जाता है हुआक्विन गुज़मैन लोएरा। यही वो नाम था जो बाद में आगे जाके दुनिया ने जिसको जाना एल चापो के नाम से। तो ये जो एल चापो था, एक फार्मिंग फैमिली थी। पिता जो थे, बताया जाता है उनके बारे में, फार्मर तो थे ही, लेकिन उनके साथ कई लोग कहते हैं कि वो ओपियम की यानी अफीम की खेती भी किया करते थे। बचपन से ही घर में ये सारी चीज़ें उसने देखी थी। फैमिली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नहीं। स्कूल में ज्वाइन कराया, दाखिला कराया एल चापो का, लेकिन तीसरी क्लास तक ही पढ़ता है, उसके बाद में पढ़ाई छोड़ देता है। उसका कहना था कि उसे अपने घर के जो लोग हैं, जो इकोनॉमिक उसकी कंडीशन है, उसको बेहतर बनाना है, तो वो काम करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। छोटे मोटे काम शुरू करता है। उसने संतरे बेचे, बताया जाता है कहीं पे वेल्डिंग का भी काम किया। ये सारी चीज़ें उसके साथ में चली बचपन में, लेकिन पैसा कमाने का, एक बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का एक जो जुनून था, वो हमेशा से एल चापो के बचपन से ही देखा गया। 15 साल की उम्र में बताते हैं कि वो अपने कज़न्स के साथ में उसने पहली बार जराइम की दुनिया में या कहीं क्राइम की दुनिया के अंदर कदम रखा। इस तरह से उसने कदम रखा था कि वो मैरिजुआना की खेती करने लगता है। मैरिजुआना की, भांग के पेड़ की उगाई करना, उसको बेचना, इस तरह के इलीगल काम वो शुरू करता है और यहीं से उसने इस क्राइम की दुनिया में एंट्री ले ली थी। अब पैसे कमाने की होड़ तो थी, इसके चलते गलत कामों में भी पड़ चुका था अपने कज़न के साथ में, भाइयों के साथ। लेट 1970s की बात बताई जाती है जब उसने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़कर बाहर चला जाता है और यही वो समय था जब वो एक ऐसे मैक्सिको के बहुत ही नामी उस समय के ड्रग लॉर्ड से जाके कनेक्ट होता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी को एक दूसरी दिशा में ले जाने वाला था। ये ड्रग लॉर्ड था जिसका नाम था एल गुएरा पाल्मा। एल गुएरो पाल्मा जो था 1970s में एक बहुत बड़ा मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड हुआ करता था। इसके कार्टल को, ड्रग कार्टल को, एल गुएरा के एल चापो ज्वाइन कर लेता है। इस कार्टल के अंदर एल चापो की शुरुआती, एक तरह से उसने जो ड्रग ट्रैफिकिंग सीखी है वो यहीं से सीखी। ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, उसके बारे में बताते हैं। इस समय पर वो ड्रग शिपमेंट जो होते थे, जो आते थे, उनमें डीलिंग करता था। कौन सा शिपमेंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे डीलिंग हो रही है, इन सब चीज़ों को देखता था। और इस दौरान कोई भी अगर उसका शिपमेंट डिले करता था तो बताते हैं इतना रूथलेस हो चुका था वो यहाँ काम करते करते 1970s में, कि वो बिना कुछ सोचे समझे उस शख्स को जिसने उसका शिपमेंट डिले किया है उसको जान से मार देता था। तो यहाँ कुछ सालों तक काम करता है, लेकिन इसके बाद एल चापो के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव किस तरह से आया? क्राइम की ही दुनिया में। बिजनेस, क्योंकि अब वो पूरी तरह समझ चुका था, तेज़ी से बिजनेस को चला भी रहा था एल गुएरा के साथ में। लेकिन 1980 में, साल 1980 था जब उसकी मुलाकात कराई जाती है फेलिक्स गलार्डो से। अब फेलिक्स गलार्डो का अगर आप नाम जानते हो, अगर आपने मैक्सिकन, ये जो पूरा ड्रग सिंडिकेट था, दुनिया का सबसे बड़ा सिंडिकेट, तो उसमें फेलिक्स गलार्डो का नाम सबसे ऊपर आता है। गलार्डो दरअसल ग्वादलहरा ड्रग कार्टल का, सबसे बड़ा ड्रग कार्टल उस समय मैक्सिको का, उसका गॉडफादर था। वो उसको पूरा चलाता था बहुत समय से। यहाँ पे मोस्ट वांटेड भी बना हुआ था मैक्सिको के लिए, यूएस के लिए। और ख़ासकर ये लोग, दिक्कत ये थी कि यूएस के अंदर ड्रग सप्लाई जो थी वो यहाँ से ग्वादलहरा से ही, इस ड्रग कार्टल से ही होती थी। तो एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड उसको माना जाता था यहाँ पे। एल चापो की जब पहली बार उससे मुलाकात हुई तो एल चापो में उसने कुछ अलग देखा गलार्डो ने, और उसके बाद उसकी स्किल से इम्प्रेस होने के बाद में उसके बारे में कई चीज़ें बताई गई थी गलार्डो को। तो यहाँ से उसको अपने गैंग में ले लेता है। उसको काम दिया जाता है लॉजिस्टिकल सपोर्ट का। लॉजिस्टिकल इंचार्ज एल चापो को गलार्डो बना देता है अपने गैंग का। अब यहाँ पे काफ़ी समय तक ये जो कार्टल था, क्योंकि मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में अपने जो ड्रग नेटवर्किंग थी उसको स्ट्रॉन्ग करता था, यहाँ पे इन्हीं नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंड करने के लिए एल चापो काम करने लगता है। यहीं से उसने एक लंबा सफ़र अपना, जो इस पूरे क्राइम उसके करियर का था, वो यहाँ से निकाला। 9 साल करीबन यहाँ पे रहता है। लेकिन 9 साल के बाद 1989 में एक झटका लगता है इस कार्टल को।
हुआ क्या कि जो इसका गॉडफादर था यानी कि ग्लाडो, हेलिक्स ग्लाडो, तो उसको एक DEA एजेंट के मर्डर केस में, एक गवर्नमेंट एजेंसी के एजेंट के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। ग्लाडो जैसे ही अरेस्ट हुआ तो ये जो कार्टेल था पूरा, सबसे बड़ा कार्टेल उस समय मैक्सिको का, ये अब टूटना शुरू होता है। अलग अलग लोग अपने अलग अलग गुट बनाने लगे। एल चापो भी उनमें से एक था। ये सब चीज़ें जब शुरू हुई तो एल चापो ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। ग्लाडो का ये जो पूरा क्वाद्राधारा कार्टेल था, यहाँ से कई सारे लोगों को अपने साथ में लिया और इसके बाद नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में सिनालोआ में अपना एक कार्टेल बना लिया था जिसका नाम था सिनालोआ कार्टेल। और यहाँ से उसने, क्योंकि पहले ही ग्लाडो से और बाकी उसके पहले जिसके साथ में वो एल गुएरा पाल्मा के साथ रहा, वहाँ से उसने सारे इन एंड आउट जो थे बिजनेस के, ड्रग ट्रैफिकिंग के, वो सीख लिए थे। यहाँ उसने जल्दी ही अपना पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया और सिनालोआ कार्टेल अब ये एक अगला प्लेयर होने वाला था इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के अंदर। अब ये 80 के दशक का वही समय था जब इस समय मैक्सिको के अंदर गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन्स भी शुरू कर दिए थे इन सारे ड्रग कार्टल्स के ऊपर। तो इस समय जब दूसरे ड्रग कार्टल जो थे गवर्नमेंट के क्रैकडाउन से मशक्कत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उनके गैंग जो थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, इस समय पर एल चापो ने कई नए तरीके स्मगलिंग के शुरू किए। उसने ड्रग कार्टल अपने इस तरह से एक्सपेंड किए मैक्सिको से US में, इस तरह से ड्रग भेजना शुरू किया कि अब वो फायर एक्सटिंग्विशर्स का, चिली पाउडर की जो कैन होती हैं उन कैंस का यूज़ करता था, उनके अंदर छुपा के जो उसके स्मगलिंग होती थी उसको करता था जिससे कि उसका डिटेक्शन ना हो पाए, और डिटेक्शन हुआ भी नहीं इस समय। ये चीज़ें लगातार वो कर रहा था। कोलंबिया से, मैक्सिको से US के अंदर लगातार ड्रग सप्लाई करता था। और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो इसमें एक उसने अलग तरीका अपनाया था यहाँ पे कि अंडरग्राउंड टनल्स बना दी थी US मैक्सिको बॉर्डर पर। ऐसी लंबी लंबी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई जिसमें वेंटिलेशन होते थे, बाकायदा लाइट्स होती थी, व्हीकल्स होते थे जो कि यहाँ से वहाँ उस टनल के अंदर नीचे से ड्रग्स की स्मगलिंग करेंगे, ले जाएंगे। और ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर जो एजेंसीज़ के लोग होते थे, सोल्जर्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनको कानो कान खबर नहीं लगती थी कि उनके पैरों के तले नीचे क्या चल रहा है यहाँ पे। इस तरह की टनल्स उसने बना दी थी, उनसे ड्रग ट्रांसपोर्ट करता था लगातार, बिना पकड़े हुए लगातार वो ये सब करता रहा। और इससे उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, उसका बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि यहाँ बताते हैं कि सिनालोआ कार्टेल टाइम के साथ 80 के दशक में और 90 की शुरुआत में ये नेटवर्क 5 कॉन्टिनेंट तक पहुँच चुका था। 50 से ज़्यादा देश ऐसे थे जहाँ पे उसने अपना ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ड्रग ट्रैफिक नेटवर्क फैला दिया था। US उससे परेशान था, मैक्सिको उससे परेशान था। ऐसे 50 देश थे जहाँ पे वो बर्बाद कर रहा था लोगों को ये सारे ड्रग नेटवर्क को फैलाते हुए। अब जैसे जैसे एल चापो बढ़ना शुरू हुआ, उसका एक तो वेल्थ भी उसकी बढ़ी, बहुत पैसा उसके पास आ रहा था, उसका कार्टेल बढ़ रहा था। तो अब यहाँ पे मैक्सिकन और US गवर्नमेंट की भी नज़र उसके ऊपर पड़नी शुरू हुई। ऑफिसर्स ने उसकी रेकी करना शुरू किया, उसके कार्टेल के लोगों के ऊपर धरपकड़ करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें हुई। इस समय पर मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी उसको डाल दिया गया था 80 के दशक में। ऐसा नहीं कि जो उसके राइवल कार्टल्स थे, जो राइवल ग्रुप्स थे, उन लोगों ने, जो गैंग थे, उन लोगों ने इस पर अटैक नहीं किया। एक दफ़ा अटैक भी हुआ। एक तिजुआना कार्टेल हुआ करता था, तो तिजुआना कार्टेल जो था उसने एल चापो के ऊपर ग्वादलहारा एयरपोर्ट पर एक बहुत ही जानलेवा हमला किया साल 1993 मई के महीने में। ये हमला हुआ लेकिन एल चापो फिर भी यहाँ से बच के निकल जाता है। हालांकि इस अटैक के अंदर 6 लोगों की जान गई थी और बड़ी बात ये थी कि उसमें से एक जो थे, एक बहुत ही फेमस, एक हाई प्रोफाइल प्रीस्ट थे, उनकी भी यहाँ पे जान गई इस हमले में, क्योंकि वो एयरपोर्ट के ऊपर इस एल चापो पे हमला हुआ था। एयरपोर्ट पे उस समय पर वो भी मौजूद थे। जैसे ही ये जो एक हाई प्रोफाइल प्रीस्ट थे जिनकी जान गई, तो यहाँ पे पब्लिक और गवर्नमेंट के अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में एक्शन कई सारे लिए गए, सरकार के द्वारा भी अलग अलग जगह रेड की गई, शूटिंग इंसिडेंट हुए, कई सारे अलग अलग ड्रग कार्टेल के जो लोग थे उनको अरेस्ट भी किया गया, जो भी इस इंसिडेंट में मौजूद थे उनके ऊपर भी धरपकड़ की गई। लेकिन फिर भी एल चापो का कहीं पे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सरकार ने यहाँ पे अब जो एयरपोर्ट पे उनको CCTV फुटेज मिले थे, फोटोज़ मिले थे, तो यहाँ से एल चापो की जो तस्वीरें थी पुरानी, उनको वायरल करना शुरू कर दिया। लोगों के बीच में भी ये तस्वीरें भेजी जाती थी। एल चापो इसकी वजह से हर घर का अगला एक नाम बन गया कि मतलब ये एक इस तरह का ड्रग लॉर्ड है जो कि मोस्ट वांटेड है, जिसको सरकार मैक्सिको और US दोनों की बहुत बुरी तरह ढूंढ रही है। एल चापो अब इसके बाद कहीं भी एक जगह रुक नहीं सकता था, जैसा वो अभी तक कर रहा था। उसको छुपना पड़ा, हर जगह अब वो छुपता था। तो बताते हैं, पहले वो टुनाला गया, टुनाला जाता है, उसके बाद मैक्सिको सिटी के ही एक होटल में चुपके से रुकने लगता है। इस होटल से ही रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने $200 मिलियन अपनी फैमिली को भेजे थे, अपने फैमिली और एम्प्लॉयज़ को भेजे थे, जिससे कि क्योंकि वो छुपा रहेगा, वो अब ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसका जो कार्टेल है, सिनालोआ कार्टेल,
वो प्रॉपरली काम कर पाए। $200 मिलियन उसने यहाँ से भेजे थे। खैर यहाँ से भी उसको जब पता चला कि ये सेफ़ नहीं है जगह जिस होटल में वो छुपा हुआ है, तो अब वो अपना फेक पासपोर्ट लेता है और उस फेक पासपोर्ट के चलते ग्वाटेमाला जाता है। ग्वाटेमाला गया, यहाँ पे एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर था जिसके घर पे उसको पता चला कि ये जो ऑफिसर है वो उसको रुका सकता है यहाँ पे। तो उस ऑफिसर को, इसने मिलिट्री ऑफिसर को $1.2 मिलियन दिया। ये जो पैसा था, इतना पैसा उस ऑफिसर को दिया गया, क्यों, किस लिए? जिससे कि वो अपना मुंह ना खोले, ना बताए एल चापो के बारे में कि वो यहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन उस ऑफिसर ने अपना काम किया। पैसे लेने के बावजूद उसने एल चापो को धोखा देते हुए एजेंसीज को इसकी खबर दे दी। खबर जब दी जाती है तो 9 जून 1993 का वो दिन बताया जाता है जब ग्वाटेमालन आर्मी जो थी वो सीधा इस आर्मी ऑफिसर के घर पे पहुंचती है। एल चापो वहाँ पे आराम कर रहा था और वहाँ से फाइनली उसको पकड़ लिया जाता है। तो ग्वाटेमालन आर्मी ने जब इसको पकड़ा एल चापो को, इसके बाद मैक्सिको उसको एक्सट्राडिट किया जाता है। यहाँ उस पर काफ़ी सारे चार्जेस पहले से लगे हुए थे। उसके बाद जो केस बने वो थे ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, ब्राइबरी के लिए और कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए। तो यहाँ उसको 20 साल की सज़ा होती है। मैक्सिको का एक बहुत ही बड़ा जेल था, एक सेकंड हाई सिक्योरिटी प्रिजन जिसको कहते हैं पुएंटे ग्रैंड में इसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और यहाँ पे भी कोई नॉर्मल सलाखें नहीं थी, यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर्ड सेल में रखा गया था। तो अब यहाँ पे एल चापो जब अपना जेल का एक जीवन जो था उसको बिताना शुरू करता है तो देखा ये गया कि उसके इस जेल के जीवन में भी उसकी जो लग्जरी थी, जो लेविश लाइफस्टाइल था, वो ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे उसने जेल के ऑफिसर्स से लेके वार्डन, गार्ड्स, हर किसी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक प्रिजन का, इस जेल का डेप्यूटी डायरेक्टर था सिक्योरिटी का, जिसका नाम था डमासो लोपेज। वो यहाँ जो काम करता था, धीरे धीरे उसकी दोस्ती होती गई एल चापो के साथ में। और क्यों दोस्ती हो रही थी? क्योंकि एल चापो ने उसको लग्जरी वॉचेस, लग्जरी कार्स, घर, यहाँ तक कि उसके नाम पे कुछ बिजनेस भी खुलवा दिए थे। तो ये बताया जाता है कि डमासो लोपेज जो कि डेप्यूटी सिक्योरिटी ऑफिसर था इस पूरे जेल का, पुएंटे ग्रैंड का, वो एल चापो के लिए अब काम करने लगा था, एक कैदी के लिए। तो आप सोचिए कि वो कैदी जो भी कहेगा वो उसको मानेगा। इसने यहाँ पे हर एक चीज़ जो एल चापो ने कही वो सारी चीज़ें करता है। लेकिन इसके बाद इसकी भनक पड़ती है मैक्सिकन सरकार को। बहुत ज़्यादा ब्राइबरी इसने की यहाँ पे, लेकिन मैक्सिकन सरकार को जब भनक पड़ी तो उन लोगों ने एक क्रैकडाउन किया करप्शन के ऊपर। करप्शन क्रैकडाउन में इस जेल के अंदर जो एक क्रैकडाउन हुआ तो यहाँ पे डमासो लोपेज की जो पोजीशन थी, जो उसकी नौकरी थी, वो उससे ले ली जाती है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ पे पकड़े गए हो, एल चापो केस से तुमने लगातार घूस ली है। इसकी वजह से मैक्सिकन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डमासो लोपेज को, उस डेप्यूटी सिक्योरिटी ऑफिसर को, उसकी पोस्ट से हटाया। एल चापो के लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ी, लेकिन उसकी एक और बड़ी मुसीबत ये सामने आई कि जब मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने सडनली एक आदेश दिया। ये आदेश था, ये ऑर्डर था कि प्रिजनर एल चापो को और इसके जैसे कुछ और ऐसे प्रिजनर्स थे, उन्हें यूएस एक्सट्राडिट किया जाएगा, अमेरिका भेजा जाएगा। अब अमेरिका एक ऐसा देश था जहां एल चापो हमेशा जाने से बहुत ज़्यादा कतराता था, डरता था इनफैक्ट अमेरिका से। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर उसने बर्बादी की है किसी ने अमेरिका में ड्रग्स के पैमाने पर, तो वो एल चापो है, उसी ने की है। उसके ऊपर उसको लाइफ सेंटेंस वहाँ पे होगी, हो सकता है मार भी दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो इस वजह से वो अमेरिका कभी भी जाना नहीं चाहता था। तो जब उसको ये बात पता चली कि मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सट्राडिट करने के लिए अमेरिका ये आदेश दे दिया है, यहाँ एल चापो ने एक बार फिर पहला जो उसका प्लान था वो बनाना शुरू किया। अब वो अपना पहला प्रिजन एस्केप प्लान बनाता है। इस प्रिजन के अंदर 70 ऐसे स्टाफ मेंबर्स थे जिसमें गार्ड्स थे, वार्डन्स थे। इन सभी को बताया जाता है, ऐसे 70 लोगों को उसने कुल मिलाकर $2.5 मिलियन की जो घूस है वो दी। हर किसी को घूस दी। एक प्लान बनाया कि किस तरह से उसको इस प्रिजन से बाहर निकालना, और वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट हुआ वो आपको ये बताएंगे। तो यहाँ पे घूस देने के बाद में, सबको अपनी तरफ लेने के बाद में, फाइनली वो दिन आया 19 जनवरी 2001। और आप शॉक हो जाएंगे ये जान के कि ये वो दिन था जो कि 2 दिन के बाद की ये डेट बताई जाती है जब सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिको की ऑर्डर आया था कि उसे यूएस भेजना है वापस। 2 दिन के अंदर उसने इतना पैसा इन 70 लोगों को जो उसके लिए काम करने लगे थे उनको दिया, सिर्फ उसको यहाँ से निकालने के लिए। और उसके बाद 19 जनवरी 2001 का वो दिन जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सेल जो थी, जो सिक्योर्ड सेल थी एकदम, उसका गेट जो था उसको खोल दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरास जो थे उनको ऑफ कर दिया जाता है उन्हीं प्रिजन स्टाफ के द्वारा। एल चापो को इसके बाद कपड़ों से भरी हुई, लदी हुई गाड़ी के अंदर डाला जाता है। ऊपर से उसके ऊपर कपड़े डाले जाते हैं जिससे कि कोई देखे ना। और उसके बाद बाकायदा एक सिक्योरिटी गार्ड ही
उस पूरी गाड़ी को लेकर इस जेल से बाहर उसको छोड़ के आता है। एल चापो यहाँ से फरार था पूरी तरह। बहुत ही बड़ी उसने घूस यहाँ पे दी इन लोगों को, और इन लोगों ने अपनी सरकार के साथ, अपने देश के साथ में दगा की। एक इतने बड़े क्रिमिनल को एक बार फिर से फरार कर दिया था। तो ये साल 2001 था जब एल चापो ने पहली दफ़ा पुएंटे ग्रांड जो प्रिजन था वहाँ से एस्केप किया, एक बहुत ही चालाक तरीके से। लेकिन इसके बाद जब वो बाहर निकला तो अब वो पूरी तरह से फरार था, अंडरग्राउंड चला गया। अपने सिनेलोआ कार्टेल को एक बार फिर से उसने एक्सपैंड करना शुरू किया, और इस बार बताया गया कि उसने अलायंस बनाए दूसरे ड्रग कार्टल्स के साथ में। मैक्सिको, कोलंबिया से जो भी ड्रग्स इसका जो स्मगलिंग होती थी उनको यूएस में और तेज़ी से भेजना शुरू कर दिया। इस बीच में उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल, उसके न्यूमरस अफेयर्स के बारे में, उसकी शादियों के बारे में, कई सारी शादियां उसने की, इन सब के बारे में खबरें लगातार आती रहती थी। इस बीच में एक और बड़ी चीज़ हुई कि फोर्ब्स ने 2009 में दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में उसको शुमार किया, उसका नाम उस लिस्ट में डाला। नेटवर्थ उसकी बताई गई करीबन उस समय पर एस्टिमेटेड $1 बिलियन उसकी नेटवर्थ है। और सारी चीज़ें किस वजह से? क्योंकि वो ड्रग स्मगलिंग करता है, सबसे बड़े पावरफुल ड्रग नेटवर्क का गॉडफादर है, उसका बॉस है। सबसे ज़्यादा उसने पैसा कमाया अमेरिका में ड्रग बेच के, और इसी वजह से अमेरिका का वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन चुका था। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ लगातार चलती हैं, लेकिन इसके साथ ही अब अमेरिका ने पूरी तरह से हंटिंग करनी शुरू कर दी थी एल चापो की। 2009 आ चुका था। इस बीच में पहले मैक्सिकन आर्मी ने 2006 में भी जो ड्रग कार्टल्स थे उनके ऊपर हंटिंग की थी, तो वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े स्मगलर्स जो थे, जो ड्रग कार्टल्स थे, वो ख़त्म हो गए थे, तबाह हो चुके थे। एल चापो तब भी फ्री घूम रहा था। 2009 में अब यूएस आर्मी ने और मैक्सिकन आर्मी ने एक अपना अलायंस बनाया, जॉइंट ऑपरेशन किया जाता है, और कई सारे जॉइंट ऑपरेशंस के बाद में अब खबरें आना एल चापो की शुरू होती हैं। धीरे धीरे करके अभी तक करीबन 13 साल निकल गए थे एल चापो को फरार होते हुए। आप देखिए कि 2001 से वो निकला जेल से, 2014 तक फरार रहा। 13 साल उसने ऐसे निकाल दिए। मैक्सिकन और यूएस जो एजेंसीज थी साथ में मिलकर इसको पकड़ने के लिए काम कर रही थी। लेकिन फाइनली फरवरी 2014 आता है। फरवरी 2014 में मैक्सिकन अथॉरिटीज़ ने यूएस के सपोर्ट के साथ में एक उन्हें सेफ हाउस का पता चलता है, और ये सेफ हाउस जो था यहाँ पे एक दरअसल एक होटल था। तो इस होटल में एक रेड की जाती है फरवरी 22, 2014। ये वो दिन था जब इस होटल में एक रेड की गई, और वहाँ पे कुछ लोग मिले जिनमें से एक शख्स था जिसका नाम था एल चापो। खबर बिल्कुल ठीक थी। एल चापो को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट किया गया, और फाइनली इस बार कोई गलती मैक्सिको करना नहीं चाहता था, कोई गलती यूएस करना नहीं चाहता था, और फाइनली इस बार एल चापो को मैक्सिको के सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन एल-एंटीप्लानो में भेज दिया जाता है। एल-एंटीप्लानो जिसको कहा जाता था कि आज तक कोई भी यहाँ से सबसे ज़्यादा खुखार और ख़तरनाक जो आतंकवादी कहिए, क्रिमिनल कहिए, सभी यहाँ पे गैंगस्टर्स, उनको रखा जाता था। आज तक का रिकॉर्ड था, एल-एंटीप्लानो से कोई भी भाग नहीं पाया था। अनब्रेकेबल सिक्योरिटी इसको कहा जाता था, अनब्रेकेबल सिक्योरिटी प्रिजन। इम्पॉसिबल एस्केप था यहाँ से, अगर कोई भी करना चाहे तो वो इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे फाइनली एल चापो को डाल दिया जाता है। तो मैक्सिको सिटी के वेस्ट में ये 55 मील दूरी पर ये जेल बनाया गया था एल-एंटीप्लानो। जब इसको बनाया गया तो इसकी दीवारें बनाई गई, बहुत ऊंची कंक्रीट की दीवारें, कोई उन्हें कूद नहीं सकता, फांद नहीं सकता। इसके अलावा नुकीले तार जो थे वो उनके ऊपर बहुत ऊंचाई तक लगाए गए थे, जिससे कि अगर कोई फांदे भी तो इनको पार ना कर पाए। 1000 से ज़्यादा वहाँ पे गार्ड मौजूद थे। कुछ ही कैदियों को वहाँ रखा जाता था, लेकिन उनके ऊपर 1000 गार्ड, और ऊपर से सीसीटीवी कैमरास 24/7 सर्विलांस करते हुए। यहाँ तक कि हर एक सेल के सामने एक सीसीटीवी कैमरा हुआ करता था जो कि उस पूरी सेल को कवर करता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। कोई भी पहले एस्केप इसको नहीं कर पाया था, इस इतनी टाइट सिक्योरिटी को। एल-एंटीप्लानो इसके लिए जानी जाती थी कि कोई यहाँ से कभी निकल नहीं पाया, और सबसे खुखार जो क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, वो यहाँ पे, ड्रग लॉर्ड्स हैं, वो यहाँ पे बंद किए जाते हैं। तो कोई कहीं भाग नहीं पाया था। लेकिन एल चापो को जब यहाँ रखा गया तो उसके साथ में पहले से भी एक नाम जुड़ा था कि साल 2001 में, 13 साल पहले भी, वो एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन पुएंटे ग्रांड से भागा है, और मैक्सिको में ही भागा है। तो इस वजह से मैक्सिकन सरकार जो थी उनको ये सामने था कि इसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। इस वजह से उसकी सेल के सामने कम से कम 5 से 10 ऐसे गार्ड्स थे जो कि अपनी शिफ्ट में टाइमिंग चेंज करते थे, आते थे, वहाँ पे खड़े रहते थे, और सारा टाइम उसको अपनी निगाहों के सामने रखते थे, और ये रोज़ चलता था। तो आप देखिए, इस तरह से एक डेंजरस क्रिमिनल था, क्योंकि यूएस का ही प्रेशर था कि इसको या तो हमें आप एक्स्ट्राडाइट करो। मैक्सिको को यूएस लगातार ये कह रहा था एल चापो के केस में कि या तो इसको हमारे पास भेजो, हम यहाँ इसको सज़ा देंगे, या फिर वहीं पे आप, जब तक ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का नहीं हो रहा है, तब तक आप इसको सेफली सिक्योरली वहाँ पे रखेंगे। ये चीज़ें एल चापो को भी पता थी।
कि वो कभी ना कभी उसको यूएस भेजा जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी। तो मैक्सिको सरकार ने भी एक्स्ट्रा अपनी जितनी कोशिश कर सकती थी उतनी कोशिश की हाई सिक्योरिटी प्रिजन में उसको रखने की। लेकिन जेल पहुंचते ही एल चापो का यहाँ से निकलने का जो प्लान था वो तैयार होने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि कभी भी वो आदेश आ सकता है जब उसको यूएस एक्सट्राडिट कर दिया जाएगा, यूएस भेज दिया जाएगा। उसने किस तरह से प्लानिंग की, अब आप ये समझिए। उसकी एक वाइफ थी, बहुत ही उससे छोटी थी उम्र में, नाम था एमा कॉर्नेल। एमा उससे जेल में मिलने आती थी। एल चापो से जब भी एमा का मिलने आना होता था तो ये लोग कुछ बातचीत करते थे बहुत ही सीक्रेटली, और ये वो सीक्रेट प्लानिंग थी दरअसल जो बनाई जा रही थी, जिसको बुना जा रहा था। एमा हर क्रिमिनल केस में एल चापो के साथ में थी, उसकी हर ड्रग एक्टिविटीज़ में उसको हमेशा सपोर्ट करती थी। और यही कहीं वो चीज़ थी कि जब एमा को भी जो पुलिस थी उसने गिरफ्तार किया था। तो खैर, जब ये इससे मिलने आती थी, इस समय तक ये नहीं पता था कि ये इसके साथ में हर एक केस में इन्वॉल्व है। इस दौरान में एमा ने एक प्लान बनाया एल चापो के साथ में, और ये प्लान कुछ इस तरह का था कि जहाँ पे एल चापो के 4 बेटे जो थे उनको लिया गया, और साथ ही साथ डमासो लोपेज को लिया गया। डमासो लोपेज वही जो कि एक प्रिजन, हाई सिक्योरिटी प्रिजन पुएंटे ग्रैंड का डिप्यूटी ऑफिसर था सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, जिसको निकाल दिया गया था सरकार के द्वारा। तो डमासो लोपेज क्योंकि इसका दोस्त बन चुका था एल चापो का, तो इन 5 लोगों को, इसके 4 बेटों को, डमासो लोपेज को, इस एक प्लान में एमा और एल चापो लेते हैं। तो प्लान ये था कि एक टनल बनाई जाएगी इस प्रिजन के बाहर, इस जेल के बाहर करीबन 1.5 किलोमीटर दूर, और इस टनल को खोदा जाएगा उस जगह से जहाँ पे एल चापो का जो सेल है वहाँ, उसका उस सेल के अंदर जो वॉशरूम एरिया है वहाँ से, क्योंकि ये अकेला ऐसा एरिया था, टॉयलेट एरिया, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास जो थे उनका सर्वेलेंस वहाँ तक, उस एरिया को उन्होंने छोड़ा था, इंटेंशनली छोड़ा गया था क्योंकि प्राइवेसी रीजंस हैं उसकी वजह से। तो उस जो वॉशरूम एरिया है वो एक परफेक्ट ब्लाइंड स्पॉट है। तो वहीं से एक टनल खोदी जाएगी 1.5 किलोमीटर लंबी, और इस टनल को बाहर निकाला जाएगा इस प्रिजन के, जिससे कि एल चापो यहाँ से निकल सके। तो एक ये ओवरऑल प्लान बना। अब कुछ और विजिट्स हुई, एमा लगातार आती रही एल चापो से मिलने के लिए। एक विजिट में उसने जीपीएस वॉच दी एल चापो को। जीपीएस वॉच जो थी, एक घड़ी थी जिसमें जीपीएस फिट था, ये स्मगल करती है, एल चापो को देती है। खैर, जो प्रिजन में गार्ड्स थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने इसको चेक भी किया, लेकिन उन्होंने इसको एक नॉर्मल टाइम पीस समझ के कि ये एक नॉर्मल वॉच है, उनको नहीं पता था कि इसके अंदर जीपीएस हो सकता है। हालांकि उन्हें सोचना चाहिए था, क्योंकि कौन उनकी जेल में बंद है, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए किस लेवल का वो सोच सकता है यहाँ से निकलने के लिए। तो उनको लगा कि एक रेगुलर वॉच है, अथॉरिटीज़ ने इसको जाने दिया। एल चापो के पास ये जीपीएस वॉच इसलिए दी गई थी जिससे कि ये लोग जो वहाँ पे खोदना शुरू करेंगे ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि एग्जैक्ट नीचे टनल में अंडरग्राउंड किस जगह पे एल चापो मौजूद है, किस जगह पे वो जो उसका एक इन लोगों को होल बनाना है उसके वॉशरूम से, वो कहाँ पे बनाना है। तो जीपीएस से इनको ये सारे नेविगेशन मिलते रहे, उनका डायरेक्शन मिलता गया अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे एल चापो की उस पूरे वॉशरूम का। ये सब चीज़ें होती हैं। अब प्रिजन के बाहर 1.5 किलोमीटर दूर एल चापो की इस पूरी टीम ने, जिसको उसने बनाया था, इसने एक किलोमीटर दूरी पर ही एक जो ज़मीन थी उसको एक्वायर किया। ये ज़मीन खरीदी जाती है और इस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का डिस्गाइज में, मतलब लोग कुछ काम करने यहाँ पे लगते हैं लगातार। ये बाहर से देखने में लगता था कि कोई ना कोई एक बिल्डिंग बन रही है, इसलिए नीचे खुदाई की जा रही है उसके, लेकिन असल में एक टनल खोदी जा रही थी अंदर ही अंदर, कोई और यहाँ पे काम कंस्ट्रक्शन का नहीं चल रहा था। तो टनल डिग करना शुरू करते हैं, उसको खोदना शुरू करते हैं। रात दिन लगातार वर्कर्स जो थे उनसे काम कराया गया यहाँ पे, और बताते हैं कि 1.7 मीटर ऊंची ये टनल हुआ करती थी। जो नीचे इन्होंने टनल खोदना शुरू किया तो उसकी हाइट रखी थी जितनी एल चापो की हाइट हो उससे थोड़ी 2-3 इंच ज़्यादा ही, 1.7 मीटर की हाइट की करीबन ये टनल बनाई, जिससे कि वो आराम से इसमें से निकल के आ सके। उस टनल के अंदर इन लोगों ने 350 ट्रक भरकर मिट्टी जो थी वहाँ निकाली है पूरी बाहर उस टनल के अंदर से। तो आप सोच सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर लंबी टनल इन्होंने बनाई, 350 ट्रक्स लगे उस पूरी मिट्टी को बाहर निकालने में। इस टनल के अंदर इसके बाद लैंप लगाई जाती है, लाइट लगाई जाती है, वेंटिलेशन प्रॉपर किया जाता है, वेंटिलेशन पाइप लगाए गए, है ना। उसके अलावा एक मोटरसाइकिल रखी गई, एक बाइक टनल के अंदर रखी गई, जिससे कि जब एल चापो उस लैडर से नीचे उतरेगा अपने वॉशरूम से, तो वहाँ से वो सीधा बाइक ले और उसके बाद इस टनल से सीधा बाहर आज़ादी की तरफ अपनी बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बन के रेडी थी करीबन 11 जुलाई 2015 तक। 1.5 साल के आसपास, इसको 1 साल के आसपास लगा था, 1-1.5 साल के आसपास, और ये टनल फाइनली रेडी थी। ये दिन जो आया 11 जुलाई 2015 का,
इस दिन शाम की बात है। एल चापो को कहा गया था कि शाम तक रेडी रहना, हमारा एक सिग्नल मिलेगा, मैसेज मिलेगा। और फाइनली इसके बाद में एक लेडर, एक नसैनी जो थी वो लगाई जाती है इस टनल में जाके एल चापो के उस वॉशरूम तक। 11 जुलाई 2015 शाम के समय एल चापो ने अपने एस्केप की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब वो अपने सेल में यहाँ से वहाँ घूमता हुआ दिख रहा था। बाहर जो गार्ड्स खड़े थे, जो लगातार हर रोज़ ड्यूटी पे आते थे उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, तो वो ये देख रहे थे कि ये आता है पूरे सेल के अंदर घूम रहा है। लेकिन जब जब वहाँ पे उस एरिया में वो जाता था, ये जो उसका वॉशरूम एरिया था, तो वहाँ पे कुछ देर के लिए रुक जाता था। ये सब चीज़ें देख रहे थे गार्ड्स। सीसीटीवी में भी ये दिख रहा था कि वो सिर्फ घूम रहा है, लेकिन जो वॉशरूम एरिया है क्योंकि वो कवर नहीं होता था, ब्लाइंड स्पॉट था, सीसीटीवी में वो आता नहीं था, तो इस वजह से ये नहीं पता चल रहा था कि वो वहाँ पे कर क्या रहा है। कुछ देर के बाद में एक पॉइंट आया जब एल चापो आता हुआ तो दिखा सीसीटीवी में, लेकिन वॉशरूम एरिया के तक वो जब गया तो वहाँ से वापस आता हुआ नहीं दिखा। जब समय निकल गया तो बहुत देर हो गई और गार्ड्स जो थे बाहर, उनको जब शक हुआ तो जब वो अंदर जाते हैं, वॉशरूम एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें 20 बाय 20 का एक बहुत बड़ा सा गड्ढा जो था वो मिलता है, एक गहरा गड्ढा। जब वो उस गड्ढे में उतरे तो उन्हें एक किलोमीटर लंबी टनल दिखी। पहले तो एक लेडर देखी, एक नसैनी देखी, बाइक के चलते हुए निशान देखे कि यहाँ से कोई ना कोई बाइक निकली है, और 1-1.5 किलोमीटर लंबी टनल थी। और टनल जाके खुलती थी इस जेल के 1.5 किलोमीटर दूर एक बंजर ज़मीन के ऊपर। ये समझ चुके थे कि तमाम सारे सिक्योरिटी कैमरास, गार्ड्स, कटीले तार, वायर, बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें, इन सब के बाद भी 24 आवर सिक्योरिटी सर्विलांस के बाद भी, सामने गार्ड्स को रखने के बाद भी, नज़रों के सामने एल चापो को रखने के बाद भी, एल चापो ने एक बार फिर से इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन ब्रेक कर दिया है। एल चापो फरार हो चुका था। एल चापो का भागना मैक्सिकन सरकार के लिए एक सबसे ज़्यादा एम्बेरसमेंट का विषय था, क्योंकि खासकर उनके जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था पेना नियोटे, वो एक खुद कह चुके थे एक समय पर कि कई उन्होंने एजेंसी से, इनफैक्ट यूएस से भी काफ़ी सारे जो ऑफिसर्स थे उनसे उन्होंने ये कह दिया था कि एल चापो अब कभी नहीं भाग पाएगा, आप इस पर निश्चिंत रहिए। लेकिन उसने कुछ ही, मतलब 1-1.5 साल के अंदर ही इस पूरे सिक्योरिटी जेल को एस्केप कर दिया था। सबसे बड़ा जेल एस्केप माना जाता है आज तक ये। अब जब ये खबर फैली तो मैक्सिको के लिए इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हुआ। यूएस ने, जो पहले से ही कह रहा था कि या तो हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस करिए आप अगर उसको नहीं संभाल सकते तो हमें दीजिए, हम संभालेंगे। लेकिन मैक्सिको ने कहा था नहीं, हम संभाल लेंगे और आप टेंशन मत लीजिए एल चापो के लिए। तो एल चापो फिर भी भाग गया, तो अब यूएस भी मैक्सिको के ऊपर नाराज़ था। एल चापो के एस्केप के बाद मैक्सिकन सरकार बहुत तेज़, उन्होंने मैन हंट चलाना शुरू कर दिया था। मतलब लोगों के अंदर इस तरह की चीज़ें हो गई थी इस समय पर कि क्रैकडाउन पूरे देश भर में चलाया, पूरे मैक्सिको में चलाया। गवर्नमेंट ने अलग अलग एरियाज़ के अंदर लॉकडाउन इम्पोज किए, आर्मी को बुलाया गया, आर्मी डिप्लॉय की गई, एल चापो को कैप्चर करो कैसे भी, ये सारी चीज़ें बताई गई। और यहाँ तक कि उसके ऊपर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी अगर कोई दे तो उस पर बहुत बड़े बड़े उन्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। इस तरह के कई सारे ऐसे इनाम घोषित कर दिए थे एल चापो के ऊपर। कई महीनों तक ये एफर्ट चलते रहे। इस बार मैक्सिकन सरकार प्रॉपरली एफर्ट कर रही थी एक बार फिर से एल चापो को पकड़ने के लिए। लेकिन एक तरफ जब ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट अपना काम कर रही थी, एजेंसीज दुनिया भर में एल चापो को ढूंढ रही थी, एल चापो सीक्रेटली एक हॉलीवुड एक्टर शॉन पेन के पास पहुंच जाता है। शॉन पेन ने उसका एक इंटरव्यू किया 5 अक्टूबर 2015 के आसपास में। और ये इंटरव्यू जो था उसमें शॉन पेन के सामने खुद एल चापो बैठा हुआ था, जिसको आप सोचिए पूरे दुनिया भर की एजेंसीज ढूंढ रही हैं, वो एक हॉलीवुड एक्टर के पास एक इंटरव्यू में बैठा है, अपना इंटरव्यू दे रहा है। और उस इंटरव्यू में वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बता रहा था, शेखी बगा रहा था अपनी। ये सारी चीज़ें चली, लेकिन एल चापो के अंदर जो अब ये अहम आया था कि उसने सबसे बड़े जेल को भी एस्केप कर दिया, उसके बाद एक इंटरव्यू में आके बैठा है, ये अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला था। कुछ ही महीने निकलते हैं, 8 जनवरी 2016 आता है, यानी कि अगला ही साल 8 जनवरी 2016 की शुरुआत ही हुई थी कि एक क्रूशियल लीड जो थी वो मैक्सिकन मरीन्स को मिलती है। उन्हें पता चला कि लॉस मोनिच सिनालोआ में, जहाँ पे ये पैदा हुआ था सिनालोआ के अंदर एल चापो, तो वहाँ पे लॉस मोनिच एक जगह है, वहाँ एक घर के अंदर एल चापो छुपा हो सकता है। जब यहाँ पे रेड की गई इसके अंदर, इस घर में, जब अथॉरिटीज़ यहाँ पे पहुँची तो एल चापो की तरफ से, उसके लोगों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती है। उनका शक सही था कि एल चापो यहाँ पे मौजूद है। एल चापो ने यहाँ भी एक हिडन टनल जो थी, एक सुरंग जो थी, वो खोद कर रखी थी इस लॉस मोनिच में, जो उसका सेफ हाउस था वहाँ भी। उसके लोग यहाँ पे फायरिंग करते हैं अथॉरिटीज़ के ऊपर, मैक्सिकन मरीन्स के ऊपर, लेकिन एल चापो उस सुरंग से निकल कर बाहर भागता है। बाहर भागने के बाद उसने एक कार को हाईजैक किया,
एक व्यक्ति से उसकी कार ली और उसके बाद उस कार से हाईवे पर निकल जाता है, भागने लगता है। लेकिन इस बार वो ज़्यादा देर भाग नहीं सकता था क्योंकि मिलिट्री फोर्सेज ने मैक्सिको की 20 किलोमीटर के दायरे में ही उसको यहाँ पे पकड़ लिया था। जब उसको पकड़ा गया सोल्जर्स के द्वारा तो वो सोल्जर्स को एक बार फिर से घूस देने की कोशिश करता है, पेशकश करता है, हर किसी को $1 मिलियन बिलियन डॉलर देने का वादा करता है। लेकिन इस बार वो गलत लोगों से ये डीलिंग कर रहा था। यहाँ पे उसको कस्टडी में लिया जाता है और फाइनली वापस से एक बार इसी जेल में जहाँ से इस बार वो भागा था, एल एंटीप्लानो, यहाँ पे भेज दिया जाता है। एल चापो को एक बार फिर से यहाँ पे भेजा गया। उसके गैंग के लोग जो थे बाहर फिर एक बार प्लानिंग करने लगते हैं कैसे उसको निकालना है। लेकिन इस बार मैक्सिको का और यूएस का प्लान कुछ और था। यहाँ उसे डालने के बाद में अचानक से एक निर्णय लेती हैं मैक्सिकन अथॉरिटीज़ कि इस बार एल चापो को यूएस एक्सट्राइट किया जाएगा, उसको यूएस भेजा जाएगा। इस पे दोनों देश एग्री करते हैं, वो कंट्री यूएस जिससे सबसे ज़्यादा एल चापो डरता था। फाइनली 2017 में ही, अगले ही साल, कुछ ही महीनों के बाद इनफैक्ट, एल चापो को यूएस एक्सट्राइट कर दिया जाता है। यहाँ पे न्यूयॉर्क फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसके ऊपर तमाम सारे जितने चार्जेस थे, हाई प्रोफाइल ट्रायल जो थी, वो उसको यहाँ फेस करनी पड़ी। जब उसको ट्रायल पर ले जाते थे न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में तो बताते हैं कि हेलीकॉप्टर से एस्कॉर्ट किया जाता था, सिक्योरिटी टाइट रखी जाती थी, रोड्स को क्लियर कर दिया जाता था क्योंकि पता था कि एक किसी भी तरह से भाग सकता है। तो बहुत ही हाई सिक्योरिटी में उसको हर बार ले जाया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। कई महीनों तक ये कोर्ट रूम ड्रामा यूएस में भी चलता रहा और फाइनली 2019 में फेडरल कोर्ट ने एल चापो के ऊपर मल्टीपल चार्जेस में उसको गिल्टी पाया। 30 साल की सज़ा दी जाती है। बताते हैं कि 30 साल की उसको सज़ा दी गई। जेल में है इस समय। 12.6 मिलियन जो उसके थे, 12.6 मिलियन डॉलर, वो सीज़ किए गए यूएस के द्वारा, उसका ऑर्डर दिया गया। एल चापो इस समय पर यूएस के सुपर मैक्स प्रिजन में मौजूद है। लेकिन कई बार ये खबरें आती हैं कि वहाँ भी वो एक नया प्लान बना रहा है भागने का। तो दोस्तों, ये था एपिसोड वर्ल्ड बिगेस्ट प्रिजन ब्रेक या कहीं इम्पॉसिबल एस्केप के बारे में। आप लोगों की कई दफ़ा रिक्वेस्ट इसके बारे में आई, आपने कमेंट बॉक्स में बताया ये टॉपिक, तो आज आपके लिए इसकी वीडियो लेकर हाजिर थे। ऐसे कई सारे और टॉपिक्स आप बता सकते हैं, उनके ऊपर ही वीडियो लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।